कर्रेगुट्टा में नक्सलियों के 210 बंकरों को ध्वस्त कर जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की है। मुठभेड़ के दौरान जवानों को बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए। बता दें कि जवानों ने BGL सेल, इंसास राइफल, SLR, माउजर, लोडिंग राइफल, 315 बोर सिंगल शॉट और 303 बोर की राइफलें, डेटोनेटर, वायर और बड़ी मात्रा में गोलियां बरामद की हैं। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती इलाके कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर 21 अप्रैल से एक बड़े ऑपरेशन का जिक्र किया जा रहा था और वो ऑपरेशन अब समाप्त हो चुका है। इसको लेकर आज बीजापुर के पुलिस लाइन में CRPF के DG और छत्तीसगढ़ के DG ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और बताया कि ऑपरेशन क्यों पुलिस के लिए एक बड़ा ऑपरेशन था, माओवादियों को किस तरह से एक बड़ा नुकसान हुआ है। साथ ही साथ ये भी बताया कि कर्रेगुट्टा का जो हिल्स है उसके ऊपर माओवादियों ने किस तरह से एक बहुत बड़ा बेस कैंप बना रखा था। स्थिति ये थी कि वहाँ पर से बहुत सारे ऐसे सामान भी बरामद किए गए हैं जिन्हें नीचे लाना संभव नहीं था, जिसकी तस्वीरें जवानों ने ली हैं और वो तस्वीरों की प्रदर्शनी और साथ ही साथ सामान की भी प्रदर्शनी है जो यहाँ लगाई गई है कि किस तरह से आप देखें कि ये पत्थरों से उन्होंने उस कर्रेगुट्टा के पहाड़ी के ऊपर में बड़े बड़े बंकर बना रखे थे उन्होंने कि इसके नीचे बैठकर वो जो भी अपने ऑपरेशन को अंजाम दें और अलग अलग बंकर हैं। सारी बंकरों की तस्वीरें जवानों ने ली और लाए हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि उस इलाके में किस तरह से माओवादियों ने लगभग बड़ी मात्रा में 12,000 किलो खाद्य सामग्री वहाँ पर रखी थी। यहाँ देखें बड़े बड़े लेथ मशीनें भी वहाँ पे जिसे जवान नीचे नहीं ला पाए और जिसे वहाँ पे जवानों ने आग के हवाले कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जवान जितनी मुश्किलों से वहाँ तक पहुँचे, माओवादियों ने इतनी भारी भरकम मशीन ऊपर तक पहुँचाई कैसे होगी। ये आश्चर्यचकित कर देने वाली तस्वीरें हैं कि कर्रेगुट्टा के हिल्स जो अब पूरे देश में चर्चा का विषय है और कि एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है इसको लेकर। और यहाँ अगर आप देखें तो किस तरह से जो सामान है यहाँ पर माओवादियों के द्वारा जो वहाँ पर यूज़ किया था, फ्यूज़ वायर है, साथ ही साथ ये कैमरा फ्लैश है, पावर सोर्स। कैमरा फ्लैश को लेकर भी एक सरेंडर माओवादी ने बताया था कि किसी समय में उससे भी माओवादियों के द्वारा आईडी बम विस्फोट किया जाता था किसी टेक्निक के द्वारा। साथ ही साथ देखें एयर गन है, हैंड ग्रेनेड है और ये हैंड ग्रेनेड मजे की बात देखिए अगर आप पास से दिखाएं थोड़ा सा कि ये भी माओवादियों के द्वारा हैंडमेड है ये हैंड ग्रेनेड। अब हैंड ग्रेनेड भी बनाने लगे हैं। BGL तो बना ही रहे हैं। ऊपर आप देखें कि बड़ी संख्या में BGL सेल हैं, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर जिसे कहा जाता है। साथ ही साथ ये BGL लॉन्चर हैं, अलग अलग साइज़ के BGL लॉन्चर भी बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए वो आप BGL के सेल देख रहे होंगे, अगर आप उसके साइज़ को आप देखिए, उस साइज़ को देख के आप अंदाज़ लगाइए कि माओवादी लगातार BGL के सेल पर कितना काम कर रहे हैं और उस पर काम करते करते उसके साइज़ पर भी काम कर रहे हैं। छोटे साइज़ के BGL सेल हैं, मीडियम से थोड़े बड़े और बहुत बड़े BGL सेल्स भी अब माओवादियों के द्वारा बनाए गए हैं। और इतना ही नहीं, उसके लॉन्चर को लेकर भी उन्होंने हथियार बनाया, बिल्कुल एकदम माउजर की तरह देखिए कट्टा उन्होंने तैयार किया है। और साथ ही साथ ये भी देसी है। इस तरह के कारतूस हैं, ये भी उनके देसी कारतूस हैं जो हूबहू स्नाइपर की तरह लग रहे हैं। और इसको लेकर ये जो हथियार हैं बनाए गए हैं, ये सारे हथियार देसी हथियार हैं। साथ ही साथ वो जो बड़े BGL सेल आपको दिख रहे हैं उसे लॉन्च करने के लिए किस तरह के बड़े BGL सेल हैं, ये एक माउजर यहाँ पर भी, साथ ही साथ अन्य हथियार हैं। BGL सेल बड़ी मात्रा में यहाँ पर पाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ लेकिन जो देखा जा रहा था ये एक ऑटोमेटिक वेपन है, SLR है और इंसास है, ये 2 ऑटोमेटिक वेपन है। 303 हैं, 1 2 3 4 की संख्या में। साथ ही साथ में जिस तरह से यहाँ पे माओवादियों की वर्दी, कलर प्रिंटर और उनके मेडिकल के सामान यहाँ पर बरामद किए गए। सबसे ख़ास बात यह है कि इधर और भी तस्वीरें, इस तस्वीरों में भी अगर आप देखें तो वहाँ पर जो सामान इकट्ठा किए गए थे उनकी तस्वीरें जो यहाँ पर प्रदर्शनी के तौर पर पुलिस ने लगाया है। और ये बताया गया कि किस तरह से देखिए आग के हवाले किया गया है, उसकी भी तस्वीरें हैं। बहुत सारे सामान हैं जिसे वापस ला पाना काफ़ी कठिन था, जिस वजह से उसे वहीं छोड़ दिया गया है और आग के हवाले भी कर दिया गया है। साथ ही साथ में यहाँ पे कुछ और भी सामान हैं, उनसे आपको दिखाता हूँ कि कॉर्डेक्स वायर हैं जिसे आईडी बम ब्लास्ट के चपेट आईडी ब्लास्ट करने के लिए इस तरह से उपयोग में लाया जाता है। और साथ ही साथ ये जिंदा कारतूस भी हैं और अन्य हथियार भी। कुछ रहने दीजिए, बाद में करेंगे। सर कुछ हथियारों के बारे में बताएंगे क्या? बताएंगे। अच्छा, आप कुछ नहीं बताएंगे क्या? ठीक है।
तो पुलिस के अधिकारी हालांकि डीजी हैं यहाँ पर, तो हो सकता है कि एसपी लेवल के अधिकारी यहाँ पर कैमरे से बोलने से बच रहे हों कोई भी जानकारी देने से पहले। तो इस तरह की सबसे इसमें आश्चर्यचकित करने वाली जानकारी यही कि इस तरह के बड़े बीजीएल सेल और जो हथियार बनाने की फैक्ट्री है वहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी सफलता है। जो मारे गए 31 माओवादी हैं उसमें उनकी शिनाख्ती जो की गई है, 1,72,00,000 रुपये उन पर इनाम घोषित किया गया था। 28 माओवादियों की शिनाख्ती की जा चुकी है। अभी भी कुछ माओवादियों की शिनाख्ती होनी बाकी है, जिसमें बटालियन के भी कुछ हैं, बटालियन नंबर 1 के कुछ माओवादी हैं जो उनमें सदस्य हैं जिनकी शिनाख्ती की गई है। और पुलिस का मानना है कि एक बड़ी चोट है माओवादियों के ऊपर जो ये बड़ा ऑपरेशन था। और सबसे ख़ास बात यही है कि माओवादियों का पूरे दंडकारण में अगर देखा जाए तो ये आखिरी सबसे सुरक्षित पनाहगार था। सुरक्षित पनाहगार इसलिए क्योंकि अगर सूत्रों की माने तो लगभग 11 दिन तक लगा था माओवादियों को भी आखिरी समय में अपने खाद्य सामग्री और अन्य सामानों को ऊपर पहुंचाने में। तो आप सोचिए कि कितना सुरक्षित पनाहगार था जिसे जवानों ने नेस्तनाबूद किया है। उस इलाके को हालांकि पूरी तरह से कब्जे में नहीं लिया है। आगे का प्लान है कि अब जवान वहाँ पर भी अपना एक स्थायी कैंप इस्टेब्लिश करें। साथ ही पुलिस के अधिकारियों ने विधिवत इसकी जानकारी भी दी है। बीजापुर से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन का असर भी अब दिखने लगा है। नक्सलियों की केंद्रीय समिति की ओर से एक और पत्र आया है जिसमें उन्होंने सरकार से शांति वार्ता और युद्ध विराम की गुहार लगाई है। नक्सलियों के केंद्रीय प्रवक्ता अभय की ओर से यह पत्र जारी हुआ जिसमें लिखा गया है कि नक्सली शांति वार्ता के लिए हम तत्पर हैं। बता दें कि नक्सलियों ने लगातार 5वीं बार युद्ध विराम और शांति वार्ता के लिए पत्र जारी किया है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन ऑपरेशन से नक्सलियों में कितनी बौखलाहट है। जिस वक्त देश अपने शौर्य और पराक्रम पर नाज कर रहा है, उसी समय मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने अजीब बयान दिया। कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अभद्र टिप्पणी की। मामले ने तूल पकड़ा, विपक्ष ने घेराबंदी शुरू की, पार्टी के अंदर भी दबाव बढ़ा। मंत्री जी से सवाल जवाब किया गया, लेकिन कार्रवाई को लेकर अभी भी कुछ तय नहीं है। मध्य प्रदेश के महान मंत्री विजय शाह इन तस्वीरों में आपको अच्छे बच्चे की तरह दिख सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की क्लास के अनुशासित छात्र लग सकते हैं। भोले और मासूम भी नजर आ सकते हैं, लेकिन ये इनका असली व्यक्तित्व शायद नहीं है। इनका असल रूप देखना है तो आइए आपको उस मंच पर लिए चलते हैं जहां विजय शाह थे। मंच उनका था, समर्थक उनके थे, मर्जी उनकी थी। ये देखिए ना, महू के कार्यक्रम में कैसे और क्या क्या बड़बड़ा रहे थे, मंच पर कैसे फनफना रहे थे, धारा प्रवाह क्या क्या उटपटांग कहे जा रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब मोदी जी का इसलिए तो तुम्हारे समाज की बहन आके, माफ कीजिएगा, ऑडियो हम नहीं सुना सकते क्योंकि भाषा बहुत अभद्र है। देश की बेटी को लेकर टिप्पणी है और टिप्पणी शर्मसार करने वाली है, निराश करने वाली है। हाव भाव से समझिए, तेवरों से अनुमान लगाइए, मंसूबों को भांपिए, आसपास मौजूद समर्थकों की प्रतिक्रियाओं पर गौर कीजिए। दर्शकों को हम बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर विजय शाह की टिप्पणी इतनी अभद्र है कि हम उसे सुना नहीं सकते। एनडीटीवी मंत्री की टिप्पणी को सुनाने लायक भी नहीं समझता। वो तो हमारी मजबूरी है। विजय शाह मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री हैं, लिहाजा जो कुछ कहेंगे उसकी अपडेट आपको देनी है ताकि सनद रहे, प्रदेश को और देश को भी पता लगे। लेकिन मंत्री के बयान को सेंसर करना पड़े तो आप समझ सकते हैं। चोट आम लोगों के दिल पर लगी, विवाद बढ़ना ही था, सवाल पूछे ही जाने थे, पूछे गए तो जनाब मीडिया के सामने आए। दिल में क्या था ये तो पता नहीं, लेकिन कैमरे के सामने जबान से माफी के कुछ नायाब शब्द जरूर निकले। मेरे पूरे परिवार में कई लोग मिलिट्री में रहे, पूरा मिलिट्री का मेरा बैकग्राउंड है। कई लोग शहीद हुए हैं, कारगिल के समय भी शहीद हुए हैं। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। सोफिया बहन जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज्यादा सम्मानित है। मैं उसको सलूट करता हूँ, मिलिट्री को और सोफिया बहन को। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि उसके दिल में इस तरह से भी कोई बात आए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो 10 बार माफी। और बयान के बाद हंसी देखी आपने, हंसी का मतलब समझा आपने, फिर से देखिए बयान के आखिर में मंत्री जी की हंसी और आप ही अंदाजा लगाइए कि साहब दिल से माफी मांग रहे थे या दबाव में।
लेकिन ये 10 बार माफी मांगे या 100 बार, फिर ऐसा नहीं करेंगे, भरोसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये वही हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं। विजय शाह ने पूर्व सीएम शिवराज की पत्नी पर भी टिप्पणी की थी। हम वो टिप्पणी भी दिखाने लायक नहीं समझते हैं। देश 2 मोर्चों पर सीना तान कर खड़ा है, एक तरफ पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर, दूसरी तरफ दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाकर। ऐसे समय में एक विजय शाह आते हैं, ऊट पटांग बोलते हैं। इनकी अपनी फजीहत हुई हो या नहीं पता नहीं, पार्टी और हमारी आपकी जरूर करा देते हैं। ये मिसगाइडेड मिसाइल हैं जो देशवासियों के सीने पर गिरते हैं और उसे ही छलनी कर देते हैं। विजय शाह लगातार 7 बार विधायक रहे हैं, फिलहाल कैबिनेट मंत्री हैं, स्कूली शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन काश स्कूली बच्चों जितनी ही समझ दिखा दिया होता। इनके बारे में कहा जाता है और चुनाव नतीजों से भी लगता है कि विधानसभा इलाके हरसूद में बड़ी अच्छी पकड़ है। काश न्यूनतम सामाजिक मर्यादाओं पर भी पकड़ होती। इंदौर से तनुश्री देसाई के साथ अजय शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी। विजय शाह के बयान पर मध्य प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी बैकफुट पर है। कांग्रेस ने मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। भोपाल में खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने थाने पहुंचकर विजय शाह के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया है। रिपोर्ट देखिए। ये गुस्सा है उस बयान का जिसने एमपी की सियासत में नया हंगामा खड़ा कर दिया। ये गुस्सा है एमपी सरकार के मंत्री विजय शाह के खिलाफ, जिनके बड़बोलेपन ने फिर से उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रदेश भर में विजय शाह के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता विजय शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। एमपी सरकार के मंत्री का पुतला फूंक रहे हैं। ये विरोध, ये प्रदर्शन लाजमी है। गलती से भाषा की मर्यादा लांघना एक बात है, लेकिन सेना की महिला अधिकारी पर राजनीतिक मंच से इस तरह की टिप्पणी करना बेशर्मी की इंतहा है। बयान की गंभीरता को देखते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया। 4 घंटे में मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। कांग्रेस भी इस मुद्दे को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। भोपाल में श्यामला हिल्स थाने में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। 2 घंटे से ज्यादा समय तक पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद धरने पर बैठे रहे। मंत्री विजय शाह पर बिना मामला दर्ज किए थाने से जाने से इनकार कर दिया। आखिर में पुलिस ने आवेदन लेकर रोजनामचे में शिकायत दर्ज की। जीतू भाई, एफआईआर दर्ज हो गई है? मैं बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल होगी। क्या एफआईआर लिखवाई? देशद्रोह उन्हीं धाराओं में दर्ज? बिल्कुल। और क्या क्या एफआईआर में दिया था लिख के आवेदन में आपने शिकायती तौर पर? वो सारी अभी एफआईआर में मीडिया आप लोगों को देता हूँ। अपने बयानों के चक्कर में पहले भी विजय शाह एक बार मंत्री पद गंवा चुके हैं। इस बार भी उनके मंत्री पद पर तलवार लटक गई है। बड़बोले विजय शाह के बयान से पार्टी ने किनारा कर लिया है। कर्नल सोफिया पर दिए गए बयान से विजय शाह की मुश्किलें बढ़ना तय मानी जा रही हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और बीजेपी के बड़े नेताओं के हाव भाव से ऐसा ही कुछ संकेत मिल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी का नेतृत्व संवेदनशील है और इस मामले में कड़ा संदेश दिया गया। विजय शाह को चेतावनी भी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत संवेदनशील है। हमारे नेतृत्व ने संज्ञान में लिया, उन्हें तत्काल इस बात के लिए आगाह किया गया। इसलिए किसी को भी ये अधिकार नहीं है। वो बहन इस देश की बेटी है और उसने जो पराक्रम किया है उस पराक्रम को पूरा देश सैल्यूट करता है। प्रदेश भर में विजय शाह के खिलाफ प्रदर्शन का दौर जारी है। मंगलवार रात कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने मंत्री विजय शाह के बंगले के बाहर हंगामा भी किया था और उनकी नेम प्लेट पर काली पोत दी थी। इसके बाद भोपाल में उनके बंगले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
उनके बंगले पर आज दिन भर प्रदर्शन का दौर को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई है और अतिरिक्त बल की तैनाती कर दी गई है बंगले पर उनके, और तमाम जो है बैरिकेटिंग कर दी गई है आसपास के इलाकों में। इसके अलावा पार्टी संगठन भी शाह से बेहद नाराज है और इस पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई बीजेपी पार्टी आला कमान उन पर करता हुआ नजर आ सकता है। राजू बाथम पर अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। बड़ी खबर भोपाल गैंगरेप कांड मामले से जुड़ी हुई है। मानवाधिकार आयोग के सदस्य ने बड़ी जानकारी दी है। कॉलेज में लड़कियों को रैगिंग के नाम पर नशा देकर लड़कियों का रेप किया गया। गैंगरेप में शारिक मछली नाम के शख्स का नाम सामने आया है। शारिक ने बाकियों को अपराध के लिए उकसाया। प्रियंक कानूनगो ने कहा कि 3 लड़कियों ने संपर्क किया। तीनों पीड़ितों ने जान का खतरा बताया है। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का यह प्रयास हो सकता है। मानवाधिकार आयोग सदस्य ने पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। हमने बच्चों की, जो लड़कियों की लेटेस्ट कंप्लेंट है उसको गंभीरता से लिया है। हम आदेश कर रहे हैं कि एक टीम आयोग की वहां जाए, बच्चियों के रिहेबिलिटेशन के मामले में प्रॉपर रिपोर्ट बनाए, वहां क्या प्रिवेंटिव और क्या क्यूरेटिव स्टेप्स लिए जाने हैं, वहां कॉलेजेस में कंड्यूसिव माहौल बने, रैगिंग की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम क्या उठाए जाने चाहिए, इन सब बिंदुओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट टीम हमको देगी। उसके बाद हम इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। सिंगरौली में नाली बनाने के नाम पर भ्रष्टाचार का अनोखा मामला सामने आया है। पहले तो ठेकेदार ने कागजों में नाली बनाकर नगर निगम को चूना लगाया, फिर एनटीपीसी की बनाई गई नाली को खुद बनाने का दावा किया, लेकिन ये चालाकी चल नहीं पाई और उसके भ्रष्टाचार का खुलासा हो गया। चोरी तो आपने कई तरह की सुनी होगी, लेकिन नाली की भी चोरी हो सकती है ऐसा ना सुना होगा। ये मामला मध्य प्रदेश के सिंगरौली से सामने आया है। सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 36 में 18,72,000 रुपए की लागत से 400 मीटर की नाली का निर्माण सिर्फ कागजों में कर दिया गया। एमपी के ऊर्जा राजधानी कहे जाने वाले सिंगरौली इलाके में अजब गजब कारनामे होते हैं। यहाँ एक ऐसा कारनामा हुआ है जिसे सुनकर या देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल यहाँ एक नाली जो है धरातल से गायब हो गई है। नाली नगर निगम के द्वारा 2023 में वार्ड में बनाई गई थी और अब जो है वह नाली धरातल से गायब है और उसी नाली की तलाश के लिए हम भी निकल पड़े हैं जयनगर इलाके में। जयनगर इलाका जो है नगर निगम वार्ड क्रमांक 36 में आता है और इस वक्त हम जयनगर में पहुंचे हैं। सिंगरौली के जयनगर इलाके में नाली बनाने के लिए 4 अगस्त 2023 को निविदा आमंत्रित की गई थी। एक ठेकेदार को नाली बनाने का काम दिया गया था। 4 मार्च 2024 को नाली बनाने के एवज में नगर निगम ने ठेकेदार को 18,72,000 की राशि का भुगतान भी कर दिया, लेकिन जहां नाली बननी थी वहां नाली बनी ही नहीं। जयनगर में दिनेश सिंह के घर से लेकर के और धर्मेंद्र सिंह के घर तक की एक नाली बनाई जाने प्रस्तावित थी नगर निगम के द्वारा 2023 में, लेकिन यहाँ नाली धरती खा रही है कि आसमान निकल रहा है कि लोग निकल रहे हैं, यह जांच का विषय है। पता तो नहीं है, देख रहे हैं कि नाली गायब है, बना ही नहीं है। अब कब बना, कहाँ बना, कौन बनाया, ये तो अभी हमको जांच चल रही है। ये जो नाली है ये एनटीपीसी के द्वारा बनाया गया था पहले से नाली? हाँ, ये तो एनटीपीसी के द्वारा ही बनाया गया है नाली, क्योंकि एनटीपीसी ने बनाया है, इसको प्रमाणित दिया है, उसका वर्क ऑर्डर भी है, 2017 में बनाया है। दरअसल मौके पर नाली तो बनी हुई है, लेकिन इस नाली का निर्माण नगर निगम ने नहीं बल्कि एनटीपीसी ने करवाया है। मामले का जब खुलासा हुआ तो नगर निगम में हड़कंप मच गया। नगर निगम आयुक्त डीके शर्मा ने खुद मौके का दौरा किया और पता चला कि जिस नाली को बनाने के एवज में नगर निगम ने ठेकेदार को 18,72,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, असल में वो नाली एनटीपीसी ने बनाई है। इस मामले की शिकायत नगर निगम आयुक्त ने ईओडब्ल्यू से भी की है। हमने उसमें नगर निगम के कार्यपालन यंत्री से जांच रिपोर्ट बुलवाई। मौके की जांच रिपोर्ट में उन्होंने प्रतिवेदन दिया कि मौके का जो साइड प्लान था जिसमें पीसीसी नाली नगर निगम द्वारा स्वीकृत हुई थी, उस साइड प्लान के मुताबिक मौके पर नाली नहीं बनी है। मौके पर एक नाली बनी हुई पाई गई है, उसके संबंध में एनटीपीसी से जानकारी ली जाना उचित होगा, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाए।
तो हमने एनटीपीसी से जानकारी ली। एनटीपीसी ने लिखित में जानकारी दी है वर्क ऑर्डर की कॉपी के साथ कि वहाँ पर रोड और नाली आरसीसी की नाली उनके द्वारा 2017 में बनाई गई है। क्योंकि मौके पर आरसीसी नाली उनके द्वारा बनाई गई है और पीसीसी नाली नगर निगम के द्वारा बनाई गई है। मौके पर नाली एक ही है। ऐसी स्थिति में ये लगता है कि कहीं ना कहीं तो वित्तीय अनियमितता हुई है। इसलिए हमने वित्तीय अनियमितता के संबंध में कार्यवाही के लिए प्रकरण ईओडब्ल्यू एसपी साहब को रीवा के लिए भेजा है और उनसे निवेदन किया है कि इसमें जांच करके उसमें आवश्यक अनियमितता जो यहाँ भी हुई है उसमें कार्रवाई करें। ये मामला बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि पहले तो कागजों में नाली का निर्माण दिखाकर नगर निगम से पूरा भुगतान करवा लिया गया। बाद में उसी स्थान पर एनटीपीसी की बनाई गई नाली को अपना बताकर नगर निगम के अधिकारियों ने वाहवाही भी लूटी। तो साफ तौर पे समझा जा सकता है कि जो नाली यह बनाई गई है यह दरअसल नाली एनटीपीसी के द्वारा इस नाली का निर्माण कराया गया है, जहां पर ये नाली अभी आप देख सकते हैं। और इसी नाली को जो है नगर निगम बता रहा है कि हमने निर्माण कराया है 16,33,000 की लागत से। नगर निगम के द्वारा बाकायदा इसकी जांच कराई गई, लेकिन जांच में यह पाया गया कि नाली धरातल से गायब है। और अब जो है नगर निगम आयुक्त इस पूरे मामले को लेकर ईओडब्ल्यू तक शिकायत कर चुके हैं। देखने वाली दिलचस्प बात यह होगी कि अब इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। सिंगरौली से एनडीटीवी के लिए देवेंद्र पांडे। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, बहुत ज्यादा उठ रहे हैं।